डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास के शुरुआत में जो होमवर्क दिए थे 2 सवाल वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। एक टॉपिक होगा टोटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा होगा बेस थ्योरम। उस पे हर साल सवाल बोर्ड में भी आता है और जेई मेन में भी आता है। तो ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और 2 सवाल हम लोग होमवर्क वाला भी रखे हुए हैं, तो ये क्लास को ट्रिपल स्टार मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले होमवर्क की बात करें तो आप जो इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े थे उस पे सवाल नंबर 3, 3 स्टूडेंट्स appear at an examination of mathematics। मान लीजिए स्टूडेंट का नाम ABC रख लिए। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस आर 1/3। तो मान लीजिए ए के सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है और स्टूडेंट सी के सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए ए और बी सक्सेस किया, सी भी सक्सेस किया, ये भी हो सकता है, या मान लीजिए एग्जैक्टली 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ए और बी सक्सेस किया, सी फेल किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी फेल सी पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल बी और सी पास। एटलीस्ट वर्ड है, तीनों पास करेगा वो भी होगा, ए भी पास, बी भी पास, सी भी पास। ठीक है, और ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंटली एग्जाम दे रहा है तो दे आर इंडिपेंडेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? 1 - 1/3 दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 3/4 दिख रहा है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 4/5 दिख रहा है। अब आराम से वैल्यू डाल दीजिए। ये क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी डैश प्लस पी ए इंटू पी बी डैश इंटू पी सी प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसके चलते अब वैल्यू डालना है और कैलकुलेशन करना है। तो ये है 1/3, ये है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ सी इज 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए 2/3, 1/4, 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60 ले लिए तो एलसीएम लिख दिए 60। ऊपर क्या आ रहा है? 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 3 10, तो 10/60, 1/6 आंसर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पर्सन ए एंड बी थ्रोस कॉइन अल्टरनेटली। ठीक है, वो अल्टरनेटली कॉइन फेंकते जाएंगे। कब तक फेंकेंगे? टिल वन ऑफ देम गेट्स हेड। अगर किसी का हेड आ जाएगा तो खेल वहीं पे रुक जाएगा और जिसका हेड आया है वो जीत जाएगा। ठीक है, तो एक गेम को स्टार्ट किया है ऐसा हम लिखे हैं वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन और बी विन निकालना है। ठीक है, तो आप एक कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मान लीजिए ए के आने का या बी के आने का, क्या है? हाफ। ए का नहीं आएगा, वो क्या है? 1 - हाफ, वो भी हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए,
देखिए उसको ऐसे समझिए, आप जान रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, मान लीजिए ये निकालना है। तो हो सकता है कि पहली बार ही फेंका और हेड आ गया, पी ऑफ ए उसको बोल रहे, या पहली बार में ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, फिर ए का आ गया हेड। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे तो इन्फिनाइट जीपी मिलेगा। ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, आप बोलेगा फिर यहाँ बी का ला दीजिए, बी का हेड आ गया तो उसमें ए जीतेगा, बी ना जीत जाएगा। तो यहाँ पे ए को जीतने वाला लेना है। फिर ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, ए का आ गया। ये इन्फिनाइट टाइम्स चल सकता है, आजीवन ये गेम खेला जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बार फेंका और हेड आ गया हाफ, ये क्या होगा, नहीं आया, नहीं आया, आया, तो नहीं आने का भी हाफ है और आने का भी हाफ है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाइस फेंकते, 6 आने पे अगर जीतता तो गेम चेंज हो जाता। समझे, आगे चलिए, अभी जो फेंके वहीं पे रहिए। तो ये क्या है, हाफ, हाफ, नहीं आया हेड, नहीं आया इसका भी हेड, इसका भी नहीं आया, इसका हेड आ गया हाफ, डॉट 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 इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट टर्म सीरीज जैसे ही आ रहा है तो इन्फिनाइट जीपी दिख रहा है। ये क्या है, हाफ, ये क्या है, हाफ का क्यूब, ये क्या है, हाफ का पावर 5। तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर। आर क्या है, 1/4 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हाफ है, ये हाफ का क्यूब है, ये हाफ का पावर 5 है। तो ये क्या आ रहा है, ए बाई 1 माइनस आर। ये क्या हो गया, 4 माइनस 1, 3, 2/3 आ रहा है। और यही अगर बोलिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3। ठीक है, अगर डाइस फेंकते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, मान लीजिए 6 आने पे अगर जीतता तो ये होता 1/6, नहीं आने का हो जाता 5/6, 5/6, 1/6, ऐसे चलता। तो जब भी ऐसा कुछ दो लोग अल्टरनेटली फेंक रहे हैं कॉइन या डाइस, तो उसको इन्फिनाइट 3 लोग फेंक रहे हैं ताकि एक चीज़ आ जाए और जीत जाए, तो आपको इन्फिनाइट जीपी के बारे में सोचना है। याद है ना आपको इन्फिनाइट जीपी, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर। A sum of infinite GP A by 1 minus R where mod R is less than 1, पढ़े थे आप, उसी का यूज कर लिए। चलिए अब आगे पढ़ें। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का। इसका बात कर रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पुराना शब्द है जैसा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, सब यहाँ यूज होगा। ये समझिएगा। तो फिर बेस थ्योरम, जिसका दूसरा नाम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी है, वो भी समझिएगा। और सवाल 100% मिलेगा, बोर्ड में भी और जेई मेन में भी। जेई मेन में 95% बोलते हैं, लेकिन
बोर्ड में 100% इस पे सवाल आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ये दे के जाएगा। चलिए देखें क्या है स्टेटमेंट, पहले देखिए। इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive event associated with sample space S, सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस S। तो अब और A कोई इवेंट है एंड A is any event which occurs either with A1 or A2 or A3 or AN, then P of A बताना है, P of A निकालना है। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम में भी देख लें। मान लीजिए ये पूरा सैंपल स्पेस है, इतना जमीन A1 का है, मान लीजिए ये A2 का है, ये A3 का जमीन है, डॉट डॉट ये AN का है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही जमीन A1 का है, इतना A2, और A इज एनी इवेंट विच ऑकर्स आइदर विथ, तो A को हम ऐसे बना दिए, ये क्या है, ये है A। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि इस जमीन का नाम क्या होगा, इस टुकड़े का। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसका इसका कुछ भी कॉमन नहीं, इसका इसका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे समझिए, और सबको मिलाए तो क्या हुआ, सैंपल स्पेस A1 यूनियन A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ए कोई इवेंट है जो कि या तो A1 के साथ होता है या A2 के साथ। तो इतने जमीन का नाम बोले तो इसका नाम क्या होगा, ये वाला टुकड़े का नाम होगा A इंटरसेक्शन A1, इस वाले का नाम होगा A इंटरसेक्शन A2, ठीक है। इस वाले का नाम होगा इतने का, ये जो आप देख पा रहे हैं A इंटरसेक्शन AN। तो A इंटरसेक्शन A1 हो, चाहे A इंटरसेक्शन A2 हो, चाहे A इंटरसेक्शन AN हो, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो सारे का प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए, दे ऑल A इंटरसेक्शन A1 को बोलिए, चाहे A इंटरसेक्शन A2 को बोलिए, चाहे A इंटरसेक्शन AN को बोलिए, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, उनका जोड़, A इंटरसेक्शन A1 का प्रोबेबिलिटी प्लस A इंटरसेक्शन A2 का प्रोबेबिलिटी प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AN, ऐसा होगा। तो जब आप आगे बढ़े, इतने के आगे बढ़े, तो आप मल्टीप्लिकेशन में A इंटरसेक्शन B को कुछ लिखे हैं, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A1 इंटू P ऑफ A1। आप दो चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, तो वो आया था A इंटरसेक्शन B बाई PB। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू क्या होगा PB, या दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू PA।
तो इंटरसेक्शन को दोनों के सहारे लिख सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो इसको A/A1 इंटू पी ऑफ A1 में भी लिख सकते हैं, A/A2 इंटू पी ऑफ A2 में भी लिख सकते हैं, और आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ A1/A इंटू पी ए, P ऑफ A2/A इंटू पी ए, P ऑफ AN/A इंटू पी ए। तो अगर आप ए को नीचे रखेंगे, ए को अगर नीचे रखेंगे तो पी ए कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा, जिसको निकालने जा रहे हैं वही कट जाएगा। इसलिए दूसरा वाला फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं, पहले ही फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसे लंबा सीरीज होगा, होने दीजिए। P ऑफ A/A1 इंटू पी ऑफ A1, दूसरा वाला P ऑफ A/A2 इंटू पी ऑफ A2 प्लस डॉट 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 P ऑफ A/AN इंटू पी ऑफ AN। ठीक है, तो इसको आप सिग्मा में भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिग्मा पी ऑफ A/AI इंटू पी ऑफ AI, वेर I इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब सवाल में कैसे ये दिखेगा कि ये निकालना है, तो वो तो एग्जाम्पल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। पहले ये डेरिवेशन समझे या नहीं, इस पे बात कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कोई लिखता A1/A इंटू पी ए, A2/A इंटू पी ए, ऐसे भी लिख सकते थे, तो पी ए कॉमन आ जाता, पी ए कट जाता, तो पी ए निकालने गए वही कट गया, तो वो चीज़ ठीक नहीं होता कि भाई जिसको फाइंड करना है वही आप काट दे रहे हैं। तो ये अब रिजल्ट अभी से याद रखिए, पी ए क्या होता है, तो यहाँ ए है, तो यहाँ क्या है A/AI इंटू पी ऑफ AI, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। एक एग्जाम्पल ले लेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लियर व्यू देगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2। यहाँ पे 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, यहाँ पे 7 रेड है और 8 ग्रीन है। एंड 2 bags are there, one contains 5 red and 6 green ball and the other contains 7 red and 8 green balls। ठीक है, आप एक बॉल निकाले हैं, इन बैग में से ही एक बॉल निकाले हैं, वो रेड होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, मतलब वो बैग 1 से भी आप निकाल सकते हैं, बैग 2 से भी निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है इसमें सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ये बताना है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एक एक बॉल दोनों से निकाल लिए। ठीक है, तो रेड होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप मतलब ऐसे सोचिए कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट को करना हो, तो आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं तो पहले 2 बैग है, तो आप किसी एक बैग को चुनिएगा, फिर क्या कीजिएगा, उससे एक बॉल निकालिएगा और वो रेड होगा
उसकी संभावनाओं को ढूंढिएगा। तो कभी भी अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कैसे चल सकते हैं? पहला स्टेप क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग। तो हम चले वर्ड्स दे रहे हैं, ये सब हटा दीजिए सिंबल पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन। शब्द दीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। एंड सेकेंड स्टेप क्या किए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड, बैग वन इज सेलेक्टेड। यहाँ पे ये पी बाहर है। या आप बैग टू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्टिंग बैग टू into probability of drawing a red ball when bag 2 is selected। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक बैग बहुत सुंदर देखने में है या बहुत कीमती है, आप किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया गया। तो दो बैग में से एक बैग को चुनने का, बैग वन को चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? हाफ। तो अब सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन क्या होगा? हाफ। जब आप बैग वन को सेलेक्ट कर चुके हैं, अब एक बॉल निकालने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड। तो बैग वन के अंदर कितना रेड है? 5। और टोटल बॉल कितना है? 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल क्या होगा? 5/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू के सेलेक्ट होने का कितना प्रोबेबिलिटी? हाफ। दो बैग है उसमें से एक चुनना, बैग टू के फेवर में एक, टोटल 2। ठीक है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग टू इज सेलेक्टेड। तो ये अच्छा होता है। तो यहाँ कितना रेड बॉल है? 7। और टोटल बॉल कितना है? 15। तो 7 8 7 15। तो ऐसा हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो गया 5/22 प्लस 7/30। एलसीएम ले लीजिए, टोटल कर ही देते हैं। 22 30 2 11 15। तो 330 आ रहा है एलसीएम। 15 2 जा 30, 11 3 जा 33, 330 एलसीएम। तो 11, तो यहाँ 15 से गुना करेंगे तो ये 75 हो गया। 30, तो यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 77 हो गया। तो 7 और 5 12, 7 7 14 और 1 15 बटा 330 काट दीजिए, बराबर 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 4 से कट रहा है क्या? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। आ गया आंसर। तो अगर 3 बैग होता तो 1/1 हम जाते और ये 1/3 हो जाता। हाँ, अगर कोई ये दिया हुआ है कि इसके चुन बैग ये सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बैग 2 या बैग 3, तो फिर उससे बात बन सकता है। तब फिर हम लोग हाफ हाफ नहीं लेंगे, वो जैसा कंडीशन बोलेगा उसके हिसाब से ये भी बात कर लेंगे। ठीक है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं बेस थ्योरम के थ्योरी की तरफ, फिर सवाल जितना प्रैक्टिस करना है वो कर लेंगे। तो अब बात हो रहा है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम, इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। इसका एक और नाम होता है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है।
तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं, स्टेटमेंट पहले देख लीजिए फिर और ज़्यादा बोल पाएंगे। सेम है स्टेटमेंट, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर N mutually exclusive and exhaustive event exhaustive events associated with same sample space S. Let A be any event which occurs either with A1 or A2 or A3 dot dot or AN, then ठीक है। तो ये जो बात करता है वो जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, A/B, B/A, कुछ वैसा निकालने का बात करता है। टोटल में आप क्या निकाले हैं, थोड़ा सा हम लोग जो टोटल में पढ़े हैं उसको देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलना है, इसे याद करने का कोशिश करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है हमारे पास आ चुका है कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू सिग्मा P ऑफ A बाई AI इंटू P ऑफ AI। ये निकलने लायक है और ये हम लोग निकाल चुके हैं, 1 to n ये आया है। तो A बाई AI रेशियो आया है, ठीक है। ये बात कर रहा है, मान लीजिए उल्टा आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो P ऑफ A1 बाई A क्या होगा, ठीक है, या A2 बाई A या A3 बाई A या A5 बाई A या AN बाई A, ऐसा कुछ पूछेगा ये, ठीक है। ये पूछा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ये पढ़े हैं, उससे पहले क्या पढ़े हैं वो देख लीजिए। आप पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई PB, और P ऑफ B बाई A क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाई PA। तो आप न्यूमरेटर देख रहे हो तो दोनों बराबर है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, तो ये A बाई B और B बाई A ट्रांसफॉर्मेशन में A इंटरसेक्शन B जो है वो ब्रिज का काम कर सकता है। तो हम लोग जो सिंपली कंडीशनल में पढ़े थे उसको लिखेंगे, उससे पहले इसका डायग्राम क्या है, डायग्राम तो वही पुराना ही वाला है। इतना ज़मीन किसका, A1 का, इतना A2 का डॉट डॉट, ये AN का, ये कोई इवेंट है जो किसके साथ होता है, ये क्या है A, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सबको मिलाए तो सैम्पल स्पेस मतलब एग्जॉस्टिव। A is an event which either occur with A1 और A2 और डॉट डॉट AN। तो इसको अगर कंडीशनल से लिखे तो क्या लिखाएगा, तो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A बाई PA, तो इसको A इंटरसेक्शन B को A बाई B में भी लिख सकते हैं और B बाई A में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर ये निकाले हैं तो यानी A बाई A1 अच्छा होगा, तभी वो निकला है। A बाई A1 भी निकाले, A बाई A2 भी निकाले, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे इसके उल्टा में, तो लिख सकते हैं A बाई A1 इंटू P ऑफ A1 बाई P ऑफ A, टोटल प्रोबेबिलिटी से कितना आ चुका है, सिग्मा P ऑफ
A by AI into P of AI, I is equals to 1 to n। मतलब ये बड़ा सा फॉर्मूला दिख सकता है। तो इसको इनवर्स इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ तभी कीजिए जब आपसे कुछ पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन A हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, तो A1 बाई A खराब और A बाई A1 अच्छा, तब इसमें ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर यही पूछ रहा है तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दीजिए, है कि नहीं? अगर यही पूछ रहा है तब बेस थ्योरम का जरूरत, जो अच्छा वाला है वही पूछ रहा है। तो अगर कभी P ऑफ A बाई B खराब, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं P ऑफ B बाई A यूजिंग बेस थ्योरम, इसीलिए इसका नाम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी है। देखिए, अगर कभी आप पूछे कि A1 बाई A, वो नहीं मिल पा रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन से नहीं निकल पा रहा, लेकिन A बाई A1 आराम से एक बार में सोच के आ जा रहा है, तो हम लोग इसका इन्वर्स के टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखिए, इसी सिस्टम में A बाई A1, A बाई A2, A बाई A3 ऐसे है। ये एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। इसको क्या करना है, बार बार खुद से लिखना है, ठीक है? ये टोटल PA निकाले हुए थे हम लोग, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ, ये भी है कंडीशनल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? कंडीशनल और टोटल प्रोबेबिलिटी को मिलाए तो क्या मिल गया, बेस थ्योरम। चलिए एग्जाम्पल ले लें। देखिए, थोड़ी देर पहले मान लीजिए हम लोग सवाल लिए थे, सवाल को बदल भी देते हैं ताकि एक बार और सोच पाए आप। मान लीजिए हमारे पास दो बैग है, बैग 1, बैग 2, ठीक है? यहाँ 6 रेड है, 7 ग्रीन है, यहाँ 7 रेड है, 8 ग्रीन, ठीक है? ये दिया हुआ है। गिवन क्या है कि अ बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, एंड इज फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी देखा गया कि वो रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that it has been drawn, it has been drawn from bag 1, from bag 1 या from first bag, ये निकालना है। इसको समझ गए तो फिर बेस पे दिमाग काम करने लगेगा। तो आप पहले शब्दों में लिखिए, ठीक है? शब्दों में लिखिए, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ये दिया हुआ है कि a red ball is drawn, a red ball is drawn, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं probability of selecting bag 1 when a red ball is drawn। तो अगर इसका उल्टा देखें, इसको ऐसे भी बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, या
बैग वन को सेलेक्ट किए होंगे तो उसे बॉल निकाले होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन व्हेन अ रेड बॉल इज ड्रॉन। तो ऐसे तोड़ मचोड़ के कुछ कुछ भाषा अपने भाषा में जैसे आप टूटा फूटा जोड़ते हैं उसको जोड़िए, फिर किताब जैसा दिखेगा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत से ज़्यादा जाके हम लिख दें तो आपको लगेगा कि इस किताब में वो लिखा हुआ है, सर वही लिख दिए, तो किताब और सर में कोई अंतर ही नहीं। नहीं नहीं, आपको जो मन करे यहाँ सोच के लिखिए। इसका उल्टा देखिए, क्या वो अच्छा है, क्या वो खराब है। अगर वो काम करने लगे तो यहाँ का काम हो गया समझिए। कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन व्हेन अ रेड बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकला अगर रेड है तो बैग वन से निकला होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यही अगर आपसे पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, टेंस चेंज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड, तो आप तुरंत बता देते। अगर आपसे पूछते कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड, तो बैग वन सेलेक्ट हो चुका है, तो 6/13 आप लिख देते तुरंत, 6/13 कर देते आप, कंप्लीट हो जाता। तो इसका उल्टा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके उल्टे के पास चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन, टेंस चेंज किए, बैग वन इज सेलेक्टेड, इनटू क्या होता है जो नीचे होता है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन, सेलेक्टिंग बैग वन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, नीचे आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग निकाले थे कैसे, अगर पी ऑफ आर का बात किए थे तो याद होगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल कैसे चला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग टू इज सेलेक्टेड। ऐसे चले थे, तो उसी भाषा पे चलिए। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड। दो ही बैग है, तीन होता है तो तीन तक ले जाते हैं, टोटल निकाल रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग टू इज सेलेक्टेड। आप ठीक से देख पा रहे हैं, तो ये हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड। इसी का कुछ अंश ऊपर जाएगा, जाने दीजिए। और ये तो समझ ही गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू, बोलना है मन में, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग टू इज सेलेक्टेड। तो कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई दे रहा है जब हम शब्द भी दे रहे हैं तो शब्द में अगर कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई दे रहा मतलब आप जो सोच रहे हो वो सब सही है। और वो अगर कुछ कंट्राडिक्ट करने लगे तो फिर मेथड चेंज करने का सोचना है ना। ऐसा तो नहीं लिखा रहेगा कि बेस थ्योरम से बनाओ, वो सवाल देगा। तो अब बेस से बनाएं, और भी मेथड है, सिंपल कंडीशनल है, यूनियन इंटरसेक्शन वेन डायग्राम भी है, आगे देखेंगे तो बाइनोमियल है, तो मेथड और भी है। तो बेस से ही बनाना है, ये कब समझेंगे, जब ये खराब और इसका इनवर्स, इसका उल्टा अच्छा, तो वी विल गो फॉर बेस थ्योरम। तो वैल्यू डाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड 6/13 होल डिवाइडेड बाई, ये तो कॉपी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग वन इज सेलेक्टेड 6/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन बैग टू इज सेलेक्टेड, तो बैग टू में 7 रेड है और 8 ग्रीन है, तो टोटल 15, 7/15 कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो ये क्या हुआ, बेस थ्योरम। तो इस पे जितना भी सवाल एनसीईआरटी में है उसको अटेम्प्ट करेंगे और बात करेंगे इस पे।
चलिए 2 सवाल देखा जाए बेस थ्योरम का, एनसीईआरटी का ही है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सच बोलता है 4 बात में से 3 बात सत्य बोलता है। तो ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी एक तरह से दिया हुआ 3/4, तो लाई का भी पता चल जाएगा। ठीक है, ही थ्रोज अ डाई, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। एक डाई फेंका और बोला कि 6 आया है, वो रिपोर्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। एक्चुअल में वो 6 होगा, सच बोला होगा, वो रिपोर्ट किया है 6, तो एक्चुअल में भी 6 आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप इसको वर्ड्स दीजिए, देखिए कैसे। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको निकालना है एक्चुअली 6, एक्चुअली 6। मैन क्या किया है, मैन रिपोर्ट्स 6। तो अगर इसका उल्टा देखे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, देखिएगा कैसे। मैन रिपोर्ट 6 व्हेन इट इज एक्चुअली 6, तो यानी वो सच्चाई वाला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैन रिपोर्ट 6 व्हेन इट इज, देखिए एक्चुअली में 6 हुआ और वो रिपोर्ट किया भी 6, यानी वो सच बोला। तो इसका उल्टा अच्छा है, तो यानी किसे बनाएंगे, बेस थ्योरम से। तो कैसे चलेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट 6 व्हेन देयर इज एक्चुअली 6 into probability of actually 6। इसका इनवर्स अच्छा था तो उल्टा कर दिए, बाय probability of man report 6 का टोटल probability। तो यहाँ पे क्या बात हो सकता है, ये तो होगा ही कि man reports 6 when it is actually 6 into probability of actually 6। और क्या केस हो सकता है, और हो सकता है प्लस डिनोमिनेटर में, देखिए ये हो चुका है, ये अब कहाँ आ गया है, न्यूमरेटर में। तो हम लोग को बदलना कहाँ है, ये वाला। तो एक और टुकड़ा क्या होगा कि मैन 6 रिपोर्ट किया होगा, मैन रिपोर्ट 6 व्हेन नॉट एक्चुअली 6, नॉट एक्चुअली 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्चुअली 6। पता चला 6 है ही नहीं और वो 6 बोला होगा, ये दूसरा केस हो गया। तो चलिए सवाल को देखा जाए। मैन रिपोर्ट 6, पहले इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली 6। आप एक डाई फेंकिए और बोलिए 6 का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या आ गया, एक फेवर में टोटल 6। मैन रिपोर्ट 6 जब एक्चुअली 6 आया होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ कितना दिया है 3/4, यहाँ 3/4 डालिए। ये वाला पूरा सिस्टम यहाँ कॉपी होगा, 3/4 इंटू 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्चुअली 6। तो 6 अगर नहीं आया होगा तो 1 to 5 में से कुछ आया होगा, तो 5 फेवर में टोटल 6, ये निकाल लिए। मैन रिपोर्ट 6 व्हेन नॉट एक्चुअली 6 नहीं आया है, ये हो चुका है उस समय, ये होने का संभावना। ठीक है, ये हुआ है तब ये बोला मैन रिपोर्ट 6 किया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई हो गया। तो वो क्या है 1/4, तो 24, मान लीजिए अगर गुना भी कर दें, काटे नहीं, ये 24 ले लें, तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो 24 को एलसीएम लेके काट देंगे, तो ऊपर आया 3 और नीचे आया 3 + 5 8 आंसर। तो ऐसे शब्द अगर देंगे तो आप आराम से समझेंगे, A/B लिखते रहेंगे तो किताब जैसा दिखेगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, उसको पढ़िए फिर बनाते। अगर डिनोमिनेटर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो आंसर जानता है या गेसेस करेगा, ठीक है, या गेस करके टिक करेगा. लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. तो प्रोबेबिलिटी he knows the answer is 3/4, ठीक है. And 1/4 be the probability that he guess. तो probability of guess क्या है? 1/4. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct, ठीक है. तो guess करेगा. Assuming that a student who guesses at answer will be correct. तो गेस वाला जो है वो करेक्ट होगा, वो दिया है 1/4, ठीक है. तो आपको क्या निकालना है वो पहले देख लीजिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली. ही आंसर्ड, ये हुआ है, उसका आंसर सही है करेक्टली, ठीक है. तो इसका अगर उल्टा देखे, ही नोज, ही आंसर्ड करेक्टली व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर. तो इसका अगर उल्टा देखे तो आराम से निकल सकता है. यहाँ पे हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. जब उसका आंसर सही हुआ है तो उस समय वह जानता होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो मान लीजिए अगर हम इसका रिवर्स देखें तो क्या हो रहा है. प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, ही आंसर्ड करेक्टली, ठीक है. तो कोई जानता हुआ गलत करेगा क्या? नहीं ना. इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर बाय, ऐसे लिखना है, बाय. इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? देखिए, जो हो चुका है यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया है, तो न्यूमरेटर को नहीं बदलेंगे, डिनोमिनेटर को बदलेंगे और इस वाले पार्ट को बदलेंगे. तो इसका एक पार्ट तो कॉपी होगा. ही आंसर्ड करेक्टली व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर. एक तो यही कॉपी हुआ. इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर, ये लिख दिए. प्लस इसका और केस क्या है? जो हो चुका है यहाँ डिनोमिनेटर में था, जो हो चुका है वो न्यूमरेटर में यहाँ है, तो इसका न्यूमरेटर हम नहीं बदलेंगे. तो किसको बदलेंगे? डिनोमिनेटर को इसका बदलेंगे, उसके हिसाब से ये बदलेगा. तो ही आंसर्ड करेक्टली, दो ही बात है, या तो जानता होगा या गेस करेगा, तो दो ही केस आएगा यहाँ पे. तो हम यहाँ लिखे ही आंसर्ड करेक्टली. स्टूडेंट आंसर अगर नहीं जान रहा है तो दूसरा केस क्या है? स्टूडेंट गेसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेसेस. तो ये सारा चीज वहाँ अवेलेबल होगा. तो पहला क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यहाँ लिखा हुआ है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. तो पहले इसी को देखिएगा, ये वाला पार्ट को. तो ये आया 3/4. प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड करेक्टली व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर. अगर स्टूडेंट जानता होगा तो करेक्टली आंसर किया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना? तो 1. क्या जान के कोई गलती करेगा क्या? सर बबल रंगने में हो जाता है, हैं?
भवल रंगने में वाला बात नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप उसका जवाब सही देंगे, ऐसे ही सोचना है। नहीं तो भवल रंगने में गलती होता है, जानने के बाद भी गलती होता है, तो वो देता वहाँ मेंशन करता है। उसके बाद भी ऐसा भी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हुए भी आंसर को गलत देते हैं, तो उनका कुछ मेंशन नहीं है। तो उसको हम क्या मानेंगे कि स्टूडेंट अगर जानता है और तब वो सवाल का सही जवाब दिया होगा, जब वो जानता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1। ये वाला फिर कॉपी हो गया। 1 × 3/4 प्लस दूसरा केस क्या है? स्टूडेंट गेस करता है, तो स्टूडेंट गेस करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। लिखिए, यहाँ लिखा है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। उसके बाद एक चीज और चाहिए, वो क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड करेक्टली व्हेन स्टूडेंट गेसेस। तो यहाँ पे दिया है assuming that a student who guesses at answer will be correct is 1/4। देखिए दिया है 1/4, तो यहाँ पे वो भी वैल्यू दिया है 1/4। तो ऊपर 3/4 है, नीचे क्या आ गया? 16। एलसीएम अगर ले लिए तो ये कितना आ रहा है? 16 अगर एलसीएम ले लिए तो ये 12 हो जाएगा। 12 + 1 13, 12 + 1 यहाँ 4 गया, 12 + 1 13, 13 और एक 4, 16 ऊपर जाएगा तो एक 4 तो कट जाएगा, एक 4 रहेगा, तो ऊपर क्या आ गया? 12। कुछ ऐसा है। अगर डाटा ऐसा है तो इसका जवाब ऐसा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी सवाल को वर्डिंग्स देना है। अगर आप वर्डिंग्स दे पाए तो सवाल बनेगा, और कहीं पे भी कोई कंट्राडिक्शन आएगा तो क्या करेंगे? सवाल को रोकेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सवाल ले लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक सवाल है। यहाँ सवाल को पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। एनसीईआरटी का ये है, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। अगर किसी को बीमारी है तो टेस्ट कराया तो 99% केसेस में वो पकड़ लेता है, जिसको बीमारी है उस केस में। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। अगर कोई हेल्दी पर्सन टेस्ट करा रहा है मान लीजिए, तो उसमें से भी 0.5% को डिजीज बता देता है। उसकी महानता, मशीन की महानता। अब इसका मतलब क्या है? वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विल इम्प्लाई दैट ही हैज द डिजीज। हेल्दी पर्सन को भी डिजीज बता देता है। उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.05। 0.5% मतलब 0.5/100, तो वो हो गया 0.005। 0.005। ठीक है, इफ 0.1% of the population actually has a disease, तो population actually has disease कितना है? 0.1%। ठीक है, यानी हेल्दी कितना है? तो 99.9%। ठीक है, कितने लोग को डिजीज है? 0.1%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज है 0.1%, मतलब 0.001। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी है 99.9%, मतलब 0.999। चलिए, क्या निकालना है उसको पहले पकड़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन क्या है? वो डिनोमिनेटर में आता है। तो गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, पर्सन हैज अ डिजीज। पर्सन हैज डिजीज, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर इसका उल्टा देखें तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा व्हेन पर्सन हैज डिजीज। तो दिया हुआ है वो पर्सन हैज डिजीज।
into probability of person has disease, ये भी दिया हुआ है। पर्सन हैड डिजीज, कितने परसेंट को पॉपुलेशन को डिजीज है? 0.1%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैड डिजीज क्या हो जाएगा? 0.001। दूसरा बात क्या हो सकता है, जो यहाँ हो चुका है यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, तो न्यूमरेटर को नहीं बदलते, ये पूरा कॉपी होता है, ये पूरा कॉपी होगा। पर्सन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव व्हेन पर्सन हैज डिजीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज डिजीज प्लस दूसरा केस कहाँ चेंज करना है? तो न्यूमरेटर में चेंज करना है। क्यों? जो हो चुका है वो यहाँ क्या है? न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो न्यूमरेटर सॉरी, जो यहाँ डिनोमिनेटर में था वो हो चुका था, वो यहाँ न्यूमरेटर में आ चुका है। ठीक है, वो कहाँ आ चुका है? न्यूमरेटर में। तो आपको चेंज कहाँ करना है? कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहिएगा, ठीक है, तो वो कहाँ करिएगा? न्यूमरेटर में। सॉरी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ चुका है, तो आप चेंजेस कहाँ करेंगे? डिनोमिनेटर में। ये बात पकड़ना होगा। तो इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? जो भी आपका मन करे वो लिखिए। पी ऑफ क्या लिखिएगा? टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट, जो भी चेंजेस करना है आपको डिनोमिनेटर में करना है। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव गिवन दैट पर्सन डिजीज नहीं होगा तो क्या होगा? इज हेल्दी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज हेल्दी। हो गया, खत्म कहानी। घबराना नहीं है, जितना भी डाटा दिया होगा जरूर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अभी हम लोग का डाटा सिंक्रोनाइज हुआ, पहले यहाँ सोच लीजिए, पर्सन हैज डिजीज, तो कितना परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज है? 0.1%। तो ये क्या हो गया? 0.1/100, तो 0.001। पर्सन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव एंड पर्सन है डिजीज, साफ साफ दिया है, देखिए 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। अगर वो बीमार है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए 99% परफेक्ट सीन। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने का जब पर्सन को डिजीज था? वो 99%, मतलब 0.99 प्रोबेबिलिटी हो गया उसका। ये कॉपी कर लिए, 0.99 इंटू 0.001 प्लस पर्सन इज हेल्दी, तो 0.1% पॉपुलेशन अगर डिजीज वाला है तो हेल्दी का क्या होगा? 99.9%, तो वो क्या होगा? 0.999, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। 99.9 डिवाइड बाई 100%, के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड पर्सन इज हेल्दी, ये भी साफ साफ मेंशन है, 0.05, 0.5%, मतलब वो क्या हुआ? 0.005। तो इसका जोड़ घटाव आप कर दीजिए, मतलब गुना भागा कर दीजिए और आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो वो भी कर ही दे रहे हैं उधर चल के कैलकुलेशन। तो सवाल को पढ़ना है, लास्ट लाइन से पकड़ना है और अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, वो अगर हो पाया तो सवाल 100% आप सही बनाएंगे, और कुछ भी लिख देना है ABCD करके तब फिर गड़बड़ होने लगेगा, एरर वही होता है। लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से नाराज रहते हैं कि भाई आंसर गलत आ जाता है, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि उसमें थोड़ा सा फीलिंग लाइए, मतलब सवाल को समझ रहे हैं और समझ के लिख रहे हैं। कुछ भी लिख देने से आंसर थोड़ी आता है, कौन कम लिखता है। लेकिन मार्क्स एडवांस में मैथ्स में अगर बात करें तो उसी को आएगा जो एकदम सही सही लिखेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.99, तो 99 को अगर 0.1 से इंटू करेंगे तो ये आ रहा है, अगर 0.001 काटने का सोचे तो ये कैसा दिख सकता है? 0.001 अगर कॉमन लेने का सोचे, हटाने का सोचे, तो क्या लिख सकते हैं?
99, मान लीजिए 1000 से ऊपर भी गुना कर दिया और 1000 से नीचे भी गुना कर, प्लस 1000 से इसको गुना कीजिएगा तो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49, फिर 49, ये 5 हो जाएगा, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया, 1000 से गुना कर दिए तो ये 5 हो गया, तो गुना कर लिए इसको, ठीक है, 4.995। तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये क्या आ रहा है, 5 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, 0.99। अगर एक ज़ीरो यहाँ डाल दें तो ये पॉइंट हटा सकते हैं आप, तो 990 बटा 5985, तो 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, ऐसे कुछ लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाना है, तो जो लगा के सवाल बनाइए बेस थ्योरम का और टोटल प्रोबेबिलिटी का। बाकी बात हम लोग जैसे बाइनोमियल है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करना है, मीन वेरिएंस का बात करना है, तो वो कमिंग क्लासेस में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एकदम से शब्द दे के बनाना है ना, अगर ऐसे वर्ड दे के बना रहे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।